हेलो बच्चों। All right, hello everyone, welcome back to the platform of Physics Wala, and this is your very own PACE batch, and I am yours truly, Tina ma'am. So how are you guys? How did you like yesterday's lecture? Do let me know once again in the comment section, और जल्दी से अपनी attendance mark कर देना by hitting the bell icon. Okay, and let's proceed with our chapter. Guys, we have started zoology journey with the human physiology, and हमने start किया है सबसे पहला chapter अपना breathing and exchange of gases. कल हमने लेक्चर नंबर 1 में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर डिटेल में किया था, राइट? सो डिड यू गो थ्रू एनसीईआरटी? आई होप देयर इज नो डाउट लेफ्ट, ठीक है? एंड आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव रेड एनसीईआरटी. Let's have a quick rock and roll with NCERT before we proceed with the chapter. ठीक है, आज हमने गाइस फिजियोलॉजी करनी है, लेकिन उससे पहले हम एक जल्दी से रिवीजन करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी. लेट्स सी कि आपका कोई भी लाइन मिस ना हो गई हो. गाइस, एनसीईआरटी की एक एक लाइन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, राइट? सो लेट्स हैव अ क्विक रॉक एंड रोल एंड देन वी विल बी प्रोसीडिंग विद द चैप्टर. ऑल राइट, सो एनसीईआरटी इज इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, मैंने कल भी बताया था क्लास में आपको सिर्फ एनसीईआरटी, पेन और कुछ शीट्स चाहिए, ताकि जो भी 1 या 2% चीजें मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ वो या तो एनसीईआरटी में लिख लेना, ठीक है, या फिर एक्स्ट्रा शीट पे लिख के उसमें चिपका लेना. बेस्ट नोट्स गाइज आपके बनेंगे जो आप क्लास में मेरे साथ बनाओगे. सो लेट्स गेट ऑन टू एनसीईआरटी. सो जब तुम एनसीईआरटी पढ़ रहे थे, क्या तुमने देखा कि ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द न्यूट्रिएंट्स लाइक ग्लूकोज, एंड दिस इज टू डिराइव एनर्जी, और इसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन. क्लियर? फूड को तोड़ के एनर्जी बनाना. सो गाइज, रॉक एंड रोल में हमारी स्पीड फास्ट रहेगी, और प्लस आपका नाम ही बैच का क्या है? पेस. ठीक है, सो दिस इज जस्ट अ रिविजन. ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, कल हमने देखा था, एरोबिक हो या एनारोबिक, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करने की भी जरूरत है. हमने ये भी देखा था कि जो रेस्पिरेशन है वो आपकी कैटाबॉलिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती है, कैटाबॉलिक प्रोसेस है, राइट? सो ऑक्सीजन की भी जरूरत पड़ेगी कंटिन्यूसली, इट इज प्रोवाइडेड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है उसको निकालना पड़ेगा, और उसके रिलीज को, ऑक्सीजन को पहुंचाना है टू द सेल्स, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स हैव टू बी रिलीज्ड आउट, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, दिस एक्सचेंज इज नोन एज ब्रीदिंग. हैव यू रेड? ठीक है जी. और आपने ये भी देखा होगा गाइस इसमें कि इट इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, लेकिन कल हमने सबसे पहले इसी डाउट को दूर किया था कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन गाइस एक चीज नहीं है. कॉमनली बेशक उसे कह दिया जाता है, बट टुडे यू आर इन दिस क्लास विद नो डाउट. ठीक है, तुम्हें बिल्कुल क्लैरिटी है, यूर इन द क्लास विद द क्लैरिटी दैट रेस्पिरेशन एंड ब्रीदिंग आर एब्सोल्युटली डिफरेंट प्रोसेसेस. ब्रीदिंग सिर्फ उस रेस्पिरेशन का एक हिस्सा है. ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं. सो दिस You know that it is due to breathing. How do we breathe, guys? ये है बहुत बड़ा क्वेश्चन, और यही है आज हमारी क्लास का टॉपिक, दैट हाउ डू वी ब्रीथ. क्लियर? उस पे आने से पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की गाइज हमने कल भी बात की थी. सो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देख लेते हैं. अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं, और ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स गाइस किस पे डिपेंड करेंगे? दे विल डिपेंड मेनली ऑन देयर हैबिटेट एंड द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? फॉर एग्जांपल, जैसे कि जो लोअर इनवर्टिब्रेट्स हैं, लोअर इनवर्टिब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स एंड फ्लैटवर्म्स, इनके अंदर होती है सिंपल डिफ्यूजन एंड थ्रू द एंटायर बॉडी सरफेस. क्लियर? सेकेंड हमने देखा अर्थवर्म मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू होती है. थर्ड, इंसेक्ट्स के अंदर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है जिसको ट्रेकियल ट्यूब्स कहते थे, हमने ट्रेकियल रेस्पिरेशन वर्ड पढ़ा था, राइट? उसके बाद स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इन एक्वेटिक इंसेक्ट्स एंड इन मोलस्क्स, राइट? सो आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क से अंदर हमने गिल्स पढ़े. देन वी हैव फिफ्थ, लंग्स प्रेजेंट होते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स में. टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है जो कि लैंड एनिमल्स हैं, राइट? एंड एक्सचेंज में हेल्प करेंगे. देन फिशेस के अंदर अगेन हमने गिल्स पढ़ी थी. गाइस, किस किस को याद है गिल्स से होने वाली रेस्पिरेशन के लिए हमने खास टर्म पढ़ी थी? कौन सी है? दैट इज ब्रेंकियल रेस्पिरेशन. और लंग्स से होने वाली रेस्पिरेशन को कहा जाता है पल्मनरी रेस्पिरेशन.
Clear? Then last not the least, reptiles, birds and mammals, they respire through lungs. Amphibians guys जो हैं वो like frog, I told you yesterday, ये moist skin से भी respire करता है. और skin से होने वाली respiration के लिए term क्या थी? Cutaneous respiration. Lungs के लिए pulmonary, gills के लिए branchial और trachea से होने वाली tracheolar. Is that clear? और skin से होने वाली cutaneous. So this is what we have already understood in the previous class. Next, human respiratory system का हमने डिटेल में स्ट्रक्चर कल देखा था. तो guys हमने पढ़ा, देखो external nostrils, pair of external nostrils present है, ठीक है. इस pair of external nostrils से let's change the color. pair of external nostrils number 1. इसके बाद हवा जाती है नेजल चेंबर में, राइट. नेजल चेंबर के बाद एयर गोज इनटू द फेरिंग्स. फेरिंग्स जो है कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर के लिए, और कल हमने ये देख लिया था. फेरिंग्स जो है गाइस ये लीड करेगा इनटू योर वॉइस बॉक्स विच इज कॉल्ड लेरिंग्स. और लेरिंग्स जो है इट इज अ कार्टिलेजिनस बॉक्स. क्लियर? जो लेरिंग्स है गाइस ये आपके 9 कार्टिलेजेस का बना हुआ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. इन 9 कार्टिलेजेस ने मिलके आपका वॉइस बॉक्स बनाया है जो साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करेगा. लेरिंग्स के बाद हवा कहाँ पे जाएगी? हवा विल गो इन योर ट्रेकिया. एयर विल गो इन योर ट्रेकिया. क्लियर? और तुम्हें पता है कि ट्रेकिया की ओपनिंग के लिए क्या टर्म यूज होती है? ट्रेकिया की ओपनिंग के लिए टर्म यूज होती है ग्लॉटिस, ठीक है. ओपनिंग नोन एज ग्लॉटिस. और इसके ऊपर एक थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप प्रेजेंट है जिसको हम बोल देते हैं एपिग्लॉटिस, ताकि फूड गलती से आपकी विंड पाइप में ना चला जाए. ऑल राइट, चलिए ट्रेकिया जो है, नाउ ट्रेकिया is extending up to the mid thoracic cavity guys, or very important line that it divides at the level of 5th thoracic vertebra into the right and left primary bronchi. Is that clear? So एक line से question बनेगा. So let's move on to the next. ये गाइस हम सब कल पढ़ चुके हैं. जिन्होंने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया था, आई वुड हाईली सजेस्ट, स्ट्रांगली सजेस्ट कि वो पिछला लेक्चर जरूर अटेंड कर लें. इज इट क्लियर? चलिए, सो ईच ब्रोंकाई अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन. तो ब्रोंकाई के बाद नेक्स्ट ऑलराइट, पिछले में हमने ट्रेकिया देखा. ट्रेकिया के बाद क्या गाइस प्रेजेंट होता है? ट्रेकिया के बाद प्रेजेंट होते हैं ब्रोंकाई, राइट. और ब्रोंकाई फर्दर डिवाइड हो जाएंगे इनटू लॉट्स ऑफ ब्रोंकियोल्स. Clear? Secondary and tertiary bronchi and bronchioles, and then into the terminal bronchioles. And ये terminal bronchioles जो है, see, very important line here once again. Question यहाँ पे आता है, trachea, primary, secondary and tertiary bronchi and initial bronchioles, इन सब के ऊपर present होती हैं in कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स. एंड हमने पढ़ा था कि इन रिंग्स का पर्पस क्या होता है. ये कार्टिलेज की बनी रिंग्स जो हैं ये ट्रेकिया को और बाकी की ट्यूब्स को कोलैप्स से प्रिवेंट करती हैं, राइट. तो इनका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में इन सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और ये कौन सा कार्टिलेज है ये तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना. और अगर तुमने कल का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो प्लीज कर लेना टू फाइंड आउट द आंसर. Then each terminal bronchiole guys, each terminal bronchiole जो है ये लीड करता है into number of thin irregular walled vascularized bag like structures जिनको कहा जाता है alveoli. These are the unit of lungs. और कल हमने पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर भी, और इसकी वॉल किससे बनी होती है. इसके आसपास बहुत सारी कैपिलरीज हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करेंगे. इज इट क्लियर? नाउ हमारा जो चीफ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है दैट इज योर लंग्स. और 2 लंग्स प्रेजेंट है हमारे अंदर. इनके आसपास डबल लेड प्लूरा प्रेजेंट है. प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है विसरल और पैराइटल के बीच में. वी हैव अंडरस्टूड इट ऑल इन द प्रीवियस लेक्चर, ठीक है. इसलिए जल्दी से रिवाइज कर रही हूं. एंड ये फ्लूइड क्या क्या करेगा? इट विल रिड्यूस द फ्रिक्शन, प्रिवेंट डेसिकेशन एंड एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर. और इसके बाद आगे देख लेते हैं. और एनसीईआरटी क्या कह रही है कि इस फ्लूइड के कंटैक्ट में है, सॉरी, द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज इन कंटैक्ट विद द लंग सरफेस. ऑफ कोर्स वी नो दैट, ठीक है. कल हमने ये भी किया कि ये पूरा का पूरा जो पैसेज है हमारा ये 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं. वन इज योर कंडक्टिंग पार्ट, ठीक है, एंड दूसरा हमारा रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट होता है. सो एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक इज योर कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि कंडक्ट करेगा. और उसके बाद एल्वियोलाई एंड द डक्ट्स जो हैं दिस फॉर्म्स योर रेस्पिरेटरी डक्ट ट्रैक. क्लियर?
और जो कंडक्टिंग पार्ट है इसका फंक्शन भी हमने देखा था. नंबर 1, ट्रांसपोर्ट करेगा, एज द नेम सेज, हवा को क्लियर करेगा फ्रॉम द डस्ट पार्टिकल्स. थर्ड, ह्यूमिडिफाई करेगा एंड इट विल ब्रिंग इट टू द बॉडी टेम्परेचर, थर्मो रेगुलेशन. कौन सा स्ट्रक्चर है गाइस जो कि ये सब काम करता है, जो थर्मो रेगुलेशन में और ह्यूमिडिफिकेशन में रोल प्ले करेगा? Watch the पिछला lecture for that. Is that clear? An exchange is the part of site. Exchange part is the site where actual diffusion occurs. Alveoli और उनकी ducts में actually gaseous exchange होता है. That is why we call it the exchange part. Clear? Moving on. जो lungs हैं, जो chief respiratory structures है हमारे केस में, कहाँ पे present होते हैं? thoracic chamber के अंदर, जो कि एयर टाइट चेंबर है. ठीक है, और ये चेंबर हमने कल पढ़ा था. पीछे बैकबोन है, आगे स्टर्नम है और लिटरली आपकी रिब्स प्रेजेंट होती हैं. सो इट्स क्लियरली रिटन ओवर हियर. सी, इसको किसने बनाया है? नंबर 1, डॉर्सली बाय वर्टिब्रल कॉलम, वेंट्रली बाय द स्टर्नम एंड लेटरली फॉर्म्ड बाय द रिब्स. और नीचे वाली साइड पे गाइस प्रेजेंट होता है आपका डोम शेप्ड डायाफ्राम, जो सिर्फ और सिर्फ मैमल्स के अंदर है. वी हैव रेड इट ऑल. क्लियर? द एनाटॉमिकल सेटअप जो है, इट इज in such a way that change in the volume of thoracic cavity is reflected in the lungs and will help in breathing, that we are not going to discuss it here. Let's understand in detail कि ये lungs जो हैं किस तरह से inflate करेंगे, किस तरह से deflate करेंगे, और इनकी inflation और इनकी deflation को, ठीक है, ही हम बोलते हैं breathing. कल हमने पढ़ा था कि aerobic respiration के अंदर guys 5 steps होंगे. What are those 5 steps? The 5 steps are, number 1, breathing. हवा सबसे पहले बाहर से lungs में जाने वाली है. इस step को कहा जाता है breathing या फिर pulmonary ventilation. Is that clear? ये कल हम पढ़ चुके हैं breathing. So आज की क्लास में guys हमने breathing के डिटेल को देखना है. कौन सी मसल्स यूटिलाइज हो रही हैं, किस तरह से, क्यों हवा अंदर ही जाएगी, कब बाहर आएगी. Let's discuss that. ठीक है, एंड देन धीरे धीरे हम 2nd, 3rd, 4th एंड 5th इनके भी डिटेल्स करेंगे. सो आज की क्लास डेडिकेटेड है टू व्हाट? टू ब्रीदिंग. इनहेल, एक्सहेल. ठीक है, सो आफ्टर दिस क्विक रॉक एंड रोल, लेट्स नाउ स्टडी इन डिटेल द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग. अब 2 मिनट के लिए एनसीईआरटी जरा साइड पे रख देना और ध्यान से मेरी बात सुनना. ब्रीदिंग, हवा का बाहर से लंग्स तक जाना. ठीक है, क्यों जाएगी? पहली बात, जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग के 2 फेजेस होते हैं. इट हैज 2 फेजेस. हवा का अंदर जाना इज इनहेलेशन, हवा का बाहर जाना इज एक्सहेलेशन. एक्सहेलेशन को एक्सपायरेशन भी कहेंगे और इनहेलेशन को हम इंस्पायरेशन भी कहेंगे. क्लियर? अब बात आती है कि हवा मूव क्यों करती है. सो लेट्स स्टडी सम फिजिक्स. लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स. सो हवा हमेशा गाइस हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जाएगी. ये रूल सेम रहेगा. फिजिक्स के रूल्स में चेंज नहीं आने वाला, बिकॉज फिजिक्स इज नॉट अ साइंस ऑफ एक्सेप्शंस, बायोलॉजी इज, राइट? चलिए, सो रूल नंबर 1 या प्रिंसिपल नंबर 1 जिसकी वजह से हवा ने मूव करना है, प्रिंसिपल नंबर 1, एयर गोज फ्रॉम या एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया. हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा जानी है, कुछ भी हो जाए. दिस इज प्रिंसिपल नंबर 1 ऑफ ब्रीदिंग. ठीक है जी. दूसरी बात, प्रेशर और वॉल्यूम ये आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, राइट? सो ये चीजें आपने पढ़ी हैं. अब इनकी एप्लीकेशन हम स्टडी करेंगे. ठीक है, इन्हीं 2 प्रिंसिपल्स की वजह से हवा ने मूव करना है. ये 2 चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए. इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए वापस आते हैं ब्रीदिंग पे. इनहेल, एक्सहेल. नाउ सी, सबसे पहले लेट्स सी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो इनमें हेल्प करने वाले हैं. द स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व. गाइस फिलहाल हम बात करेंगे पहले नॉर्मल ब्रीदिंग की, जब तुम फोर्सफुल ब्रीदिंग नहीं कर रहे. ठीक है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नॉर्मल ब्रीदिंग फर्स्ट. ब्रीदिंग इज ऑल्सो नोन एज वेंटिलेशन, पल्मोनरी वेंटिलेशन. चलिए, अब देखिए जो 3 स्ट्रक्चर्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. नंबर 1 स्ट्रक्चर इज योर रिब्स. नंबर 1 स्ट्रक्चर इज योर रिब्स.
लेकिन रिब्स, दे आर बोन्स, कोई भी हड्डी अपने आप मूव नहीं करती। उन हड्डियों को हिलाने के लिए, उनको मूव करवाने के लिए जरूरत पड़ती है उनके आसपास की मसल्स की। तो जो रिब्स के साथ एसोसिएटेड मसल्स होती हैं उनको हम कहते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। इंटर मीन्स बिटवीन, कॉस्टा वर्ड इज ऑलवेज फॉर रिब्स, कॉस्टा, ठीक है, कॉस्टल मसल्स। एंड तीसरा जो स्ट्रक्चर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, दैट इज योर डायाफ्राम। डायाफ्राम के बगैर हम रिस्पायर नहीं कर सकते, ठीक है। पर डायाफ्राम ब्रीथ, रिस्पायर एक्सटर्नल रेस्पिरेशन शो नहीं कर सकते, ब्रीदिंग नहीं कर सकते। लेकिन जो डायाफ्राम है ये ब्रीदिंग के अलावा और भी कई मूवमेंट्स में रोल प्ले करेगा, जो कि हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। चलिए, अब जरा साइंस को छोड़ते हुए जरा कॉमनली ऑब्जर्वेशन को दोबारा से याद करते हैं। जब हम सांस लेते हैं, जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ। हर चीज को ना गाइस रट्टा नहीं मारना होता। कुछ चीजें तुम ऑब्जर्व करते हो, कुछ चीजें तुमने फील की हैं, ठीक है, उनसे ही चीजें याद रखो। हर चीज को रट्टा मारने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नाउ लेट्स ब्रीथ। आज एक साथ ब्रीथ करेंगे, ठीक है। इनहेल। सो व्हेन वी आर इनहेलिंग, नाउ जस्ट ट्राई टू एनालाइज, ट्राई टू ऑब्जर्व। बेशक अपना मिरर के सामने जाके कर लो। सो व्हेन यू इनहेल, व्हाट हैज हैपेंड? योर रिब्स हैव शोन यूएफओ। तो रिब्स की मूवमेंट क्या होनी है? यूएफओ। जब जब हवा अंदर आएगी यूएफओ आएगा। क्या होता है यूएफओ? हाउ मेनी यू बिलीव दैट देयर आर एलियंस? आई बिलीव दैट देयर आर एलियंस। एनीवेज, सो कमिंग बैक टू यूएफओ, सो रिब्स की मूवमेंट कैसे होगी? अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है। तो रिब्स की मूवमेंट कैसे होगी? अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। इनहेल, तो रिब्स कैसे मूव की? देयर इज राइजिंग ऑफ द चेस्ट, राइट। तो इस तरह से रिब्स की मूवमेंट हो रही है, ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ एंड इस तरफ, राइट। तो मूवमेंट ऑफ रिब्स कैसे हो रही है? यू, एफ एंड ओ। सो ये दिस इज यूएफओ, क्लियर। अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। अब रिब्स, हड्डियां हैं, अपने आप मूव नहीं करेंगी, तो रिब्स के साथ एसोसिएटेड गाइस, देखिए ये आपके रिब्स हैं, ठीक है, ये आपकी रिब्स हैं इस तरह से। तो रिब्स के साथ, और ये स्टर्नम होता है, ठीक है। तो रिब्स के साथ एसोसिएटेड इस तरह से बीच में जो मसल्स होती हैं, इन मसल्स को हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। व्हाट विल वी कॉल देम? इंटरकॉस्टल मसल्स। तो बोन्स को मूव करवाने के लिए ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, these intercostal muscles will contract. What will happen? They will contract. कभी भी बोन की मूवमेंट होती है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगी, क्लियर। और जो डायाफ्राम है गाइस, ये डायाफ्राम आपका फ्लैटन हो जाता है, ये नीचे की तरफ मूव करता है एंड इट विल फ्लैटन। देखो, अब बेसिकली ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है ये सारा कुछ? क्यों यूएफओ हो रहा है? क्यों कॉन्ट्रैक्शन हो रही है? क्यों डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है? देखिए, हवा अंदर जानी है। कमिंग बैक टू दिस प्रिंसिपल, नाउ अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। जब हम चाहते हैं कि हवा अंदर जाए तो अंदर प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो, क्योंकि हवा ने हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाना है। अगर हवा अंदर भेजनी है तो अंदर प्रेशर कैसा होना चाहिए? लो प्रेशर। अब हम प्रेशर को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हमें ये पता है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। अगर हमें अंदर लो प्रेशर चाहिए तो अंदर का वॉल्यूम हमें बढ़ाना होगा, राइट। सो अंदर लो प्रेशर क्रिएट करने के लिए हम अंदर थोरैसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए रिब्स बाहर की तरफ मूव करती हैं, डायाफ्राम नीचे को जाता है, तो अंदर का वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है। वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा एज कंपेयर टू द आउटर एटमॉस्फेयर, तो हवा बाहर से ऑटोमेटिकली अंदर चली जाएगी। इतना क्लियर हुआ है? लेट्स सी। सो बेसिकली व्हाट हैज हैपेंड? सो अपवर्ड, फॉरवर्ड, आउटवर्ड मूवमेंट, कॉन्ट्रैक्शन एंड फ्लैटन करने से जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी हैज इंक्रीज्ड। वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड। वॉल्यूम इंक्रीज किया तो प्रेशर इनसाइड द थोरैसिक कैविटी ये क्या हो गया है? डिक्रीज, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीजेस, प्रेशर डिक्रीजेस। नाउ बिकॉज अंदर लो प्रेशर क्रिएट हो गया है तो हवा बाहर से अंदर चली जाएगी।
सिंपल मैकेनिक्स, सिंपल फिजिक्स। क्लियर? चलिए, सो ये हो गई है आपकी इनहेलेशन। अब हम आते हैं एक्सहेलेशन पे। बिल्कुल इसका उल्टा चलेगा, बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो जहां रिब्स की अपवर्ड मूवमेंट हुई थी, एक्सहेलेशन की तरफ अपवर्ड का क्या होता है? डाउनवर्ड। ठीक है, फॉरवर्ड की जगह वो पीछे मूव करेगा, बैकवर्ड। ठीक है, आउटवर्ड की जगह वो मूव करेगा, इनवर्ड। इज दैट क्लियर? अब रिब्स को पीछे वापस अपनी ओरिजिनल जगह पे लाने के लिए इंटरकॉस्टल मसल्स क्या करेंगी? दे विल रिलैक्स। क्लियर? और जो डायाफ्राम है वो वापस अपनी शेप में आ जाएगा, दैट विल बी डोम शेप। अब ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें हवा बाहर निकालनी है। यानी अगर हवा अंदर से बाहर भेजनी है तो अंदर प्रेशर कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव प्रेशर, यानी हायर प्रेशर, क्योंकि हवा हमेशा हाई से लो प्रेशर जाएगी। इज दैट क्लियर? बाहर से अंदर लानी है तो अंदर लो प्रेशर क्रिएट करो, अंदर से बाहर भेजनी है तो अंदर हायर प्रेशर होना चाहिए एज कंपेयर टू द एटमॉस्फेयर। अब अंदर हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए, अंदर हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए वॉल्यूम को क्या करना होगा? घटाना होगा। सो सी ऑल दीज प्रोसेसेस, रिब्स पीछे की तरफ चले गए, डायाफ्राम ऊपर की तरफ आ गया, तो क्या हुआ? अंदर का वॉल्यूम कम हो गया है। वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। सो वॉल्यूम डिक्रीजेस, प्रेशर इंक्रीजेस, देयरफॉर एयर गोज आउट। इज दैट क्लियर? सो दिस इज सिंपल मैकेनिक्स ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग। क्लियर? अब देखिए, इस वक्त गाइस जो इंटरकॉस्टल मसल्स यहाँ पे यूज हो रही हैं, ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स यूज हो रही हैं, देखो ये इंटरकॉस्टल मसल्स हैं, द वन आई हैव शोन इन ऑरेंज। ठीक है, अब ये इंटरकॉस्टल मसल्स दो रीजन्स में डिवाइड की जाती हैं। जो बाहर की तरफ हैं इनको बोलेंगे एक्सटर्नल, और जो अंदर की तरफ हैं इनको बोलेंगे इंटरनल। क्लियर? नॉर्मल ब्रीदिंग के टाइम पे जो इंटरकॉस्टल मसल्स यूज हो रही हैं, दीज आर एक्सटर्नल, दीज आर एक्सटर्नल मसल्स। क्लियर हो गई? तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए? दो फेजेस हैं ब्रीदिंग के, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यूज हो रहे हैं? रिब्स, इंटरकॉस्टल मसल्स कौन सी? एक्सटर्नल, एंड योर डायाफ्राम। इज दैट क्लियर? और डायाफ्राम एक मेम्ब्रेन है जो सिर्फ मैमल्स में होती है, और इसके साथ जो रिलेटेड मसल होगी दैट इज फ्रेनिक। फ्रेनिक वर्ड इज ऑलवेज फॉर डायाफ्राम। फ्रेनिक नर्व, फ्रेनिक मसल्स ऑलवेज रिलेटेड टू डायाफ्राम। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है जी। और तुम्हें पता लग गया कि क्यों मूवमेंट होनी है एयर की, क्यों हवा अंदर जाएगी? जब अंदर प्रेशर कम होगा, और उसके लिए हमें वॉल्यूम बढ़ाना होगा, और वो इन सब मूवमेंट से होने वाला है। याद रखने के लिए यूएफओ, तो ये निमोनिक है जो याद रख लोगे तुम कि इनहेलेशन के टाइम पे क्या हो रहा है? यूएफओ आ रहा है। क्लियर? चलो अब आगे देखते हैं। सो दिस इज एनसीईआरटी का डायग्राम एक्सप्लेनिंग दिस। सो लेट्स वॉच क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, सो दिस ए फिगर जो है इट शोज इंस्पायरेशन। तो व्हेन यू इनहेल, तो देखो रिब्स एंड स्टर्नम आर रेज्ड, रिब्स एंड स्टर्नम आर मूविंग, यूएफओ। क्या हो रहा है इनका? यूएफओ, रेज हो रहे हैं। क्लियर? रेज हो रहे हैं, और डायाफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और नीचे की तरफ मूव कर रहा है, जिसकी वजह से वो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो, यहां पे डायफ्राम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो शेप कैसी हो रही है इसकी? आर्च शेप या डोम शेप्ड। क्लियर? और रिब्स एंड स्टर्नम दे आर मूविंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल ये हुआ कि यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे जो वॉल्यूम है, दिस वॉल्यूम ऑफ द thoracic cavity has increased, जिसकी वजह से प्रेशर विल डिक्रीज, therefore एयर विल गो इनसाइड। क्लियर? और ये जो इनहेलेशन है गाइस, इनहेलेशन हमेशा एक्टिव प्रोसेस होती है, इसमें एनर्जी इन्वॉल्व होती है, कल भी हमने पढ़ा था। क्लियर? अब देखो यहां पे आ जाओ, एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्निंग। ठीक है, वॉल्यूम अंदर क्या हो रहा है? अंदर का वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, अंदर प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, हवा विल गो आउट। क्लियर? और जो एक्सपायरेशन होती है, एक्सपायरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस। इसीलिए कल हमने कहा था कि ब्रीदिंग जो है इट इज बोथ एक्टिव एंड पैसिव प्रोसेस। क्यों एक्टिव है? क्यों एक्टिव है आपकी ब्रीदिंग? क्योंकि आपका जो इंस्पायरेशन है वो एक्टिव है। और इंस्पायरेशन क्यों एक्टिव है? क्योंकि मसल्स आपकी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, और इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी एटीपी की। इज दैट क्लियर?
अब ये जो आपका इनहेलेशन है ये चलता है गाइस सिर्फ 0.2 सेकेंड्स के लिए, 0.2 सेकेंड्स के लिए, और एक्सहेलेशन अकर्स फॉर 0.3 सेकेंड्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख सको तो रख लेना, ठीक है जी। चल, सो ये डायग्राम सबको समझ में आया? अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड करेंगे। नाउ अंडरस्टैंड, देखो जब रिब्स इस तरह से मूव कर रही हैं अपवर्ड, फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड, ठीक है, तो आपका जो एक्सेस, जो वॉल्यूम है गाइस, ये जो वॉल्यूम है, सॉरी, ये जो वॉल्यूम है ये किस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है? ये जो वॉल्यूम है थोरैसिक कैविटी का किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। सो दिस इज डॉर्सल साइड, दिस इज वेंट्रल साइड। तो रिब्स की इन मूवमेंट की वजह से, रेज करने से जो वॉल्यूम है उसका वो इंक्रीज करता है इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। सो रिब्स एंड स्टर्नम रेज होते हैं एंड दे इंक्रीज द वॉल्यूम इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, वॉल्यूम इंक्रीजेस इन डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। डायाफ्राम नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इस तरह से इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा इन दिस डायरेक्शन। तो ऊपर क्या है? एंटीरियर, नीचे क्या है? पोस्टीरियर। तो डायाफ्राम के फ्लैटन होने की वजह से क्या होगा? वॉल्यूम विल इंक्रीज इन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस। एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस, दिस इज क्लियरली रिटन इन योर एनसीईआरटी। तो आपको पता हो कि इस तरह से मूवमेंट हो रही है, डायफ्राम नीचे जा रहा है तो ऐसे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। ऊपर को हम इंटीरियर कहते हैं, नीचे को, पीछे को पोस्टीरियर कहते हैं, ठीक है। रिब्स ऐसे मूव हो रहे हैं तो इधर वेंट्रल है, इधर डॉर्सल है, तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर अंदर क्या हो रहा है? प्रेशर अंदर डिक्रीज हो रहा है। इज इट क्लियर? उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये रिब्स पीछे आ रही हैं, स्टर्नम पीछे आ रहा है, तो आपका वॉल्यूम डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में रिड्यूस हो रहा है। डायाफ्राम ऊपर जा रहा है तो अगेन एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, प्रेशर यहाँ पे रिलेटिवली इंक्रीज हो जाएगा, सो एयर विल गो आउट। इज दैट क्लियर? सो आई होप दिस एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस एंड डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस वाला कॉन्सेप्ट इज क्लियर. Go through NCERT and you will clearly come across these lines. Is that clear? चलिए आगे चलते हैं. So next is forceful breathing. ठीक है, अब जरा कपाल भाती करते हैं, जो बाबा रामदेव करवाते हैं ना कपाल भाती, पेट छोटा करने की एक्सरसाइज. इट इज अ गुड एक्सरसाइज, ट्राई इट सम टाइम. ठीक है, चलो तो अब फोर्सफुल ब्रीदिंग, स्पेशली फोर्सफुल एक्सहेलेशन की बात करने वाले हैं. फोर्सफुल ब्रीदिंग में क्या करते हैं बाबा रामदेव? क्या करते हैं कि पेट को बाहर, पेट को छोटा करने के लिए, ठीक है, सो यू हैव टू फोर्सफुली रिलीज द एयर. ठीक है, तो उससे पेट अंदर की तरफ जाता है. क्लियर? सो फोर्सफुल ब्रीदिंग में गाइस कपाल भाती क्या होती है? कपाल भाती. सो ये करनी है आपने. फाइन. तो कपाल भाती में गाइस क्या होने वाला है? कपाल भाती में फोर्सफुल ब्रीदिंग में जो आपकी पुरानी अपने पिछले उसमें अपने स्ट्रक्चर्स पढ़े हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हुए थे अभी तक? तो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व थे? स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व अभी तक जो स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हुए हैं, नंबर 1 that was your ribs. Number 2 external intercostal muscles, ICM, intercostal muscles. और थर्ड क्या स्ट्रक्चर यूज हुआ है? डायाफ्राम. ये स्ट्रक्चर्स तो यूज होने ही हैं, लेकिन इनके अलावा जो दो और स्ट्रक्चर्स यूज होंगे यहाँ पे, दे विल बी एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. जब मैं जोर से भी बोलती हूँ, या आप जोर से बोल के देखिए, जब जोर से आप बोल रहे हो, सी बोलते समय आप एक्सहेल कर रहे हो, यू ब्रीदिंग आउट, तो आपको यहाँ चेस्ट के पास प्रेशर फील होता है. क्यों? क्योंकि चेस्ट के पास वाली जो इंटरकॉस्टल मसल्स होंगी, दे आर इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स. तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स आर यूज्ड ड्यूरिंग फोर्सफुल ब्रीदिंग, फोर्सफुल एक्सहेलेशन. याद रखना, स्पीच प्रोडक्शन, साउंड प्रोडक्शन के टाइम पे तुम एक्सहेल करते हो, तो जरा जोर से बोल के देखो, यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे चेस्ट के पास प्रेशर फील होगा. चिल्लाते समय लगता है ना कि चेस्ट में, यहाँ पे छाती में दर्द हो रही है, या बहुत ज्यादा खांसते हो तब भी तुम एक्सहेल कर रहे हो, तो यहाँ पे चेस्ट के पास दर्द हो रही है. क्यों? क्योंकि वहां पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स जो है आपकी यूज हो रही है, फिटीग हो रही है उनमें. क्लियर? एंड इसके अलावा अब बाबा रामदेव के हिसाब से पेट छोटा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एब्डोमिनल मसल्स भी यूज होने वाली हैं. Is it clear? Abdominal muscles. क्लियर है? ठीक है, चलिए लेट्स ब्रीथ मोर.
अब गाइज ब्रीदिंग के टाइम पे हम किस तरह से ब्रीथ करते हैं, हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं या फोर्सफुली ब्रीथ कर रहे हैं, अब उस पर डिपेंड करेगा कि आपके अंदर कितनी हवा अंदर जाती है. सो द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम नीट एज वेल एज बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, इज पल्मनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज. पल्मनरी का मतलब क्या होता है? लंग्स. वॉल्यूम यानी लंग्स का कितना वॉल्यूम है, लंग्स के अंदर कितनी हवा जा सकती है, ये डिपेंड करेगा कि तुम ब्रीद कैसे कर रहे हो. इज इट क्लियर? चले, तो सबसे पहले नाउ आई नो वी ऑल हैव बीन ब्रीदिंग, ठीक है, जब से पैदा हुए हैं ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन आज हमने जरा एक साथ ब्रीथ करना है और स्पेशल तरीके से ब्रीथ करना है, मेरी इंस्ट्रक्शन के साथ ब्रीथ करना है, ठीक है. जरा होल्ड ऑन योर ब्रेथ नाउ, ठीक है. चलो, तो अभी नॉर्मली सांस लेते हैं, तो सांस ले रहे हैं, इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल. जब हमारा ध्यान नहीं होता ब्रीथ करने के साइड पे, प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम नॉर्मली ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बस ब्रीदिंग की तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है, उस टाइम पे गाइस नॉर्मल ब्रीद इन और ब्रीद आउट करने पे जो हवा अंदर या बाहर रिलीज होती है उसको हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नॉर्मल इनहेल, नॉर्मल एक्सहेल, कितनी हवा अंदर गई? टाइडल वॉल्यूम. कितनी बाहर आई? टाइडल वॉल्यूम. और इसकी वैल्यू होती है 500 ml. वैल्यू कितनी रहेगी? 500 ml. तो 500 अंदर लिया, 500 रिलीज किया. Inhale 500, exhale 500. This is your tidal volume. Now look at the definition, guys, here. So the definition says, volume of air inspired or expired during normal respiration. Normal breathing के time पे कितनी अंदर गई हवा और कितनी बाहर आई, that is your TV tidal volume. Clear? Okay. अब TV अंदर लिया, लेकिन थोड़ी सी हवा अंदर गई तो लगा ओ बड़ी अच्छी स्मेल आ रही है, राइट? तो तुमने क्या किया? और इनहेल कर लिया, isn't it? तो जो आप एक्स्ट्रा इनहेल कर रहे हो, देखो डीप ब्रीथ कर रहे हो, यू डीप इनहेलिंग. क्लियर? सो जो डीप इनहेल करने पे एक्स्ट्रा हवा आपने इनहेल की है, उस एक्स्ट्रा वॉल्यूम को हम कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम या कॉम्प्लीमेंटल एयर. उसको क्या बोलेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो देखो नॉर्मली कितना इनहेल किया? टीवी. उसके ऊपर एक्स्ट्रा जो इनहेल किया है, करके देखो, नॉर्मली इनहेल टीवी, और एक्स्ट्रा जो इनहेल किया है, जितना मैक्सिमम इनहेल कर सकते हो, वो जो एक्स्ट्रा इनहेल किया है, दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. तो एडिशनल वॉल्यूम है ये. टीवी तो अंदर लेना ही लेना है, ठीक है, टीवी तो अंदर इनहेल होगी होगी, लेकिन उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा इनहेल की है उसको हम बोलेंगे ड्यूरिंग फोर्सफुल इंस्पायरेशन, दैट इज नोन एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. इज इट क्लियर? सो टीवी अलग है और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा हवा ली है दैट इज डिफरेंट, दैट इज IRV, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. समझ में आ रहा है? अभी लास्ट में मैं एक ग्राफ करवाऊंगी ये सारी डेफिनेशंस के बाद, और उस ग्राफ के बाद तो तुम्हें कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा, और बाकी तुम मेरे साथ इनहेल और एक्सहेल कर रहे हो आज, ठीक है. इनहेल एक्सहेल, व्हाट वाज दैट? टीवी. इनहेल किया टीवी, और मैक्सिमम इनहेल करो, जितना इनहेल कर सकते हो उतना इनहेल करो, जितना मैक्सिमम इनहेल कर रहे हो. तो वो जो टीवी के अलावा एक्स्ट्रा इनहेल किया है, वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम को क्या बोलेंगे? IRV. इज इट क्लियर? देखो यहाँ पे नॉर्मल है, यहाँ से यहाँ तक 500 टीवी, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा लिया है दैट इज IRV. इतना समझ में आया? और तुम एक्स्ट्रा कितना इनहेल कर सकते हो? 2500 से 3000 ml. सो दिस इज योर IRV. क्लियर? अब इसी तरह से, अच्छा, लेकिन इस चीज में एक चीज याद रखनी है, हैशटैग, कि इस टाइम पे तुमने एक्सहेल नॉर्मल किया, इसमें नॉर्मल एक्सहेलेशन थी, एक्सहेलेशन नॉर्मल थी, लेकिन फोर्सफुल इनहेलेशन थी. इनहेल फोर्सफुल करना है, एक्सहेल नॉर्मल करना है. इज इट क्लियर? तो जो एक्स्ट्रा हवा जाएगी दैट इज कॉम्प्लीमेंटल एयर, यानी कॉम्प्लीमेंट एक्स्ट्रा. Is it clear? Or inspiratory reserve volume. Next is your inspiratory reserve volume. Sorry, पहले आपने inspiratory किया है, next is expiratory reserve volume. अब उसी तरह से एक बार normally inhale करते हैं, inhale, exhale. क्या exhale किया है आपने? TV. कितना? 500 ml. ठीक है. अब उसके अलावा और extra inhale करोगे, जो TV के अलावा आपने extra exhale की है. आप कहीं जा रहे थे, खिड़की आपने खोली कार की और गंदी स्मेल आई, तो क्या मन करता है कि भाई जो अंदर हवा चलेगी ये सारी निकल जाए, क्योंकि बहुत गंदी थी. तो वो जो
एक्स्ट्रा एक्सहेल कर रहे हो, मेरा बहुत जोर लग रहा है, तुम्हें भी जोर लगाना है। आर यू ब्रीदिंग विद मी? ठीक है, डू लेट मी नो कि डिड यू ब्रीथ अलोंग विद मी, और क्या तुम्हें ये टॉपिक समझ में आया? क्योंकि बहुत ही एक्सरसाइज करने वाला टॉपिक है गाइस। अगर तुम इसे 10 बार भी पढ़ लोगे ना तो शायद तुम्हें उतनी क्लैरिटी ना हो। सो breathe with me. Is that clear? Now see, normal inhale 500, normal exhale 500. What do you call it? TV. नॉर्मल इनहेल किया 500, उसके ऊपर और एक्स्ट्रा इनहेल किया 25 से 3000 ml. व्हाट वाज दैट? IRV. क्लियर? इसी तरह से एक्सहेल 500 और एक्सहेल, फोर्सफुली एक्सहेल कर दो जितना एक्स्ट्रा एक्सहेल कर रहे हो. नाउ दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर है जो आपने एक्सहेल की है बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन. तो यहाँ पे कीवर्ड्स क्या हैं? एक्सहेलेशन फोर्सफुल है, लेकिन अगेन इनहेलेशन आपकी नॉर्मल है. इनहेलेशन कैसी है? नॉर्मल है. क्लियर? अब कितना एक्स्ट्रा एक्सहेल कर सकते हो? 1000 से 1100 ml. अजीब लग रहा है ना? 500 अंदर लिया, 500 बाहर रिलीज कर दिया, समझ में आया? इनहेल जब किया एक्स्ट्रा तो 2500 से 3000 ml इनहेल कर लिया. लेकिन अगर मैं जोर भी लगाऊं, फोर्सफुली एक्सहेल भी करूं, तो कितना एक्सहेल कर सकते हैं हम लोग? 1000 से 1100 ml ओनली. मिसमैच. इसका मतलब कुछ हवा है जो लंग्स के अंदर रह गई, यानी तुम जितना मर्जी एक्सहेल कर लो, कुछ हवा हमेशा अंदर रहेगी लंग्स के अंदर, एल्वेलाई के अंदर. उस हवा को हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम. रेजिड्यू का मतलब क्या होता है? आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर रेजिड्यूज रह जाते हैं ना जब आप रिएक्शंस करते हो, टाइट्रेशंस करते हो कई बार. तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिड्यू का मतलब जो पीछे बच गया, तो जो हवा पीछे बच जाती है एल्वेलाई में, जो मर्जी कर लो, वो हवा लंग्स में ही रह जाएगी. दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम. Is that clear? So what is it? Volume of air remaining in the lungs even after forceful exhalation. जितना मर्जी जोर लगा लो, that is residual volume. और इसकी वैल्यू होती है guys 1100 से 1200 ml, और ये 1500 ml तक जा सकती है. Is that clear? यहीं पे अब चीज याद रखना, residual volume hashtag. देखो, रेजिडुअल वॉल्यूम की वजह से आपके एल्वियोलाई का जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहेगा. एल्वियोलाई कभी भी खाली नहीं होते, पूरी तरह से कोलैप्स नहीं करते. ठीक है? सो दिस एयर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन एल्वियोलाई, ऑलवेज इन एल्वियोलाई. एक और चीज, बच्चे की डेथ पैदा होने से पहले हुई है या पैदा होने के बाद हुई है, ये भी हमें पता लगती है रेजिडुअल वॉल्यूम से. अगर बच्चा पैदा होने से पहले ही उसकी डेथ हो गई है, तो क्योंकि बच्चे ने कभी इनहेल ही नहीं किया, तो उसके अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं होगा. अगर बच्चे की डेथ पैदा होने के बाद हुई है तो उसके लंग्स में, उसके एल्वेलाई में रेजिडुअल वॉल्यूम होगा. अब ये भी लग रहा होगा कि अच्छा ऐसा भी है कि बच्चे के पहले. नाउ अंडरस्टैंड दिस. ठीक है? डीप इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें होगी सर्कुलेशन के चैप्टर में. बट याद रखना, पैदा होने से पहले फीटल स्टेज में हमारी लंग्स फंक्शनल नहीं होती. तो कैसे करता है बच्चा गैसियस एक्सचेंज? वी विल अंडरस्टैंड इन द चैप्टर ऑफ सर्कुलेशन. क्लियर? एनीवेज, कमिंग बैक हियर वंस अगेन, लेट्स इनहेल एंड एक्सहेल. इनहेल नॉर्मल 500, नॉर्मल एक्सहेलेशन 500. वी कॉल इट टीवी, टाइडल वॉल्यूम. इनहेल किया था 500, उसके ऊपर और इनहेल कर लिया 2500 से 3000 ml IRV. ठीक है? उसी तरह से नॉर्मली एक्सहेल किया 500, लेकिन और एक्सहेल कर दिया, कितना हुआ? ERV 1000 से 1100. क्लियर? जितना मर्जी जोर लगा लो, कुछ हवा लंग्स में रह जाएगी, एंड दैट इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम. यानी फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद भी जो हवा अंदर रह गई, दैट इज कॉल्ड RV. क्लियर हो गया? बट हम हमेशा फोर्सफुली इनहेल या एक्सहेल नहीं करते. राइट? नाउ लिसन, नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद जो हवा अंदर रह जाती है, देखो, फोर्सफुली एक्सहेल करने के बाद जो हवा अंदर रह जाएगी उसको तुमने बोला रेजिडुअल वॉल्यूम. बट हम हर वक्त फोर्सफुली एक्सहेल तो नहीं कर रहे हैं, isn't it? तो नॉर्मली एक्सहेल करने के बाद हवा अंदर कितनी रह गई, उसको हम बोलेंगे फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम. पहले दो पे मैं अभी बाद में आ रही हूँ.
ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, कि वॉल्यूम ऑफ एयर दैट रिमेन्स इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, ठीक है। नॉर्मली एक्सपायर किया तो नॉर्मली एक्सहेल करने पे हवा अंदर कितनी रह गई, नंबर 1 देखिए, एक तो आपकी आरवी, ये तो कभी बाहर आनी ही नहीं है, ये तो लंग्स में ही रहेगी, प्लस ERV, ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये हवा बाहर आ सकती थी लेकिन तुमने फोर्सफुली एक्सहेल नहीं किया है। सो फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम कब होता है, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, नॉर्मली एक्सहेल किया टीवी, ठीक है। तो अब हवा अंदर कितनी रह गई, आरवी, वो तो रहनी थी, और एक आपकी ERV जो आप एक्सहेल कर सकते थे लेकिन आपने की नहीं। इज दैट क्लियर? सो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद जो हवा अंदर रहती है दैट इज RV प्लस ERV। क्लियर? अब उसके बाद नेक्स्ट आता है वाइटल कैपेसिटी। अब देखो, वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है आपने दोनों चीजें फोर्सफुल करनी है, इनहेल भी फोर्सफुली करना है, यानी मैक्सिमम इनहेल करना है और मैक्सिमम एक्सहेल करना है। लेट्स डू दैट टुगेदर। सो देखो, नॉर्मली इनहेल किया टीवी, ठीक है, सबने किया, उसके बाद और इनहेल कर लो, क्या किया है आपने, IRV। अब यहाँ पे जरा रुक जाओ, ठीक है। अब यहां से अब आप एक्सहेल करना शुरू करोगे, फोर्सफुल इनहेलेशन हो चुकी है सबकी, मेरी तो हो चुकी है, ठीक है। तो जब फोर्सफुली इनहेल करने के बाद अब तुम एक्सहेल करना शुरू करोगे तो देखो क्या क्या एक्सहेल करोगे, IRV, टीवी एंड और एक्सहेल कर दिया ERV। तो 3 कंपोनेंट्स आपके एक्सहेल हो रहे हैं, तो ये 3 कंपोनेंट्स मिलके आपका बनाते हैं वाइटल कैपेसिटी। 3 कंपोनेंट्स, यानी क्योंकि दोनों चीजें फोर्सफुल हो रही हैं। देखिए, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रेथ्ड इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, तो दोनों चीजें मैक्सिमम है, ये भी फोर्सफुल है, ये भी मैक्सिमम मींस फोर्सफुल, दोनों चीजें फोर्सफुल। या फिर मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी ब्रेथ आउट आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, तो दोनों चीजें फोर्सफुल करनी है। अभी हमने क्या किया था, पहले फोर्सफुल इनहेलेशन तक पहुंचे, देखो टीवी, IRV, ठीक है। यहां पे रुक जाओ, जरा होल्ड ऑन योर ब्रेथ, अच्छी एक्सरसाइज है। अब यहां से जब मैं बोलूंगी तब एक्सहेल करना, तो IRV के बाद अब तुम एक्सहेल करोगे, देखो एक्सहेल, टीवी यहां पे आए, IRV सारी खत्म की, उसके बाद टीवी निकाली, ठीक है, और एक्सहेल, फोर्सफुल एक्सहेलेशन भी करनी है। तो ऑल दीज 3 कंपोनेंट्स आर वाइटल कैपेसिटी। ऑपोजिट भी कर सकते हो, टीवी मैंने एक्सहेल की और एक्सहेल क्या किया है, ERV, ठीक है। अब एक्सहेल करने के बाद रुक जाओ, अभी ब्रीथ नहीं करना है, ठीक है, होल्ड ऑन योर ब्रेथ, नाउ यू विल स्टार्ट इनहेलिंग। मैक्सिमम एक्सहेल करने के बाद क्या होगा, ERV, टीवी और ऊपर IRV, 3 कंपोनेंट्स, तो 3 कंपोनेंट्स मिलके बनाते हैं वाइटल कैपेसिटी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वाइटल कैपेसिटी इज फॉर्म्ड ऑफ 3 कंपोनेंट्स और इसमें दोनों चीजें फोर्सफुल होती हैं। इज दैट क्लियर? इंस्पायरेटरी रिजर्व कैपेसिटी, रिजर्व वॉल्यूम में हमने पढ़ा था, देखो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में एक चीज नॉर्मल होती है, सिर्फ एक चीज फोर्सफुल होती है, इसमें भी एक चीज नॉर्मल है, एक फोर्सफुल है, लेकिन वाइटल कैपेसिटी के अंदर दोनों चीजें फोर्सफुल होती हैं। सो वी हैव 3 कंपोनेंट्स, ERV, TV एंड IRV। नाउ यू नो द वैल्यूज ऑफ ईच, वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, और ये टोटल होता है अराउंड 3500 से 4500 ml। इज दैट क्लियर? लास्ट नॉट द लीस्ट इज TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी मीन्स टोटल आपके लंग्स के अंदर कितनी हवा कंटेन हो सकती है। देखो, अभी जो हमने इतनी डीप ब्रीदिंग की है, दोबारा से करें एक बार, टीवी, IRV, रुक जाओ यहाँ पे, अब यहाँ से एक्सहेल करेंगे, देखो IRV निकला, फिर टीवी एंड देन ERV, राइट। तो इसके अलावा भी लंग्स के अंदर और क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम। इज इट क्लियर? सो टोटल लंग्स के अंदर कितनी हवा कंटेन हो सकती है, दैट इज TLC, टोटल लंग कैपेसिटी। तो इसमें चारों कंपोनेंट्स आ जाते हैं, इसमें आपका RV तो आता ही है, ERV आता है, TV आता है, यानी कि वाइटल कैपेसिटी, सॉरी ये है वाइटल कैपेसिटी, और वाइटल कैपेसिटी के साथ साथ जो हवा हमेशा अंदर रह जाती है दैट इज योर RV। तो हम ये भी लिख सकते हैं RV प्लस VC, सी दिस इज रिटन, दिस इज नोन एज TLC, एंड इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी रहती है, 5000 से 6000 ml। इज दैट क्लियर? अब NCERT पढ़ोगे तो वहां पे टाइडल वॉल्यूम की डेफिनेशन में एक और चीज लिखी हुई है कि 1 मिनट, ये देखो ये एक ब्रीथ के दौरान है, दिस इज फॉर 1 ब्रीथ। आप 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ करते हो, आपका ब्रीदिंग रेट कितना होता है। ब्रीदिंग रेट मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स यू ब्रीथ इन 1 मिनट,
दैट इज 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, एक बार में आपने कितना इनहेल किया? 500, तो 12 बार इनहेल कितना कर लोगे? 6000। एंड इफ यू ब्रीथ फॉर 16 टाइम्स तो कितना हो जाएगा? 8000। तो दिस इज पर ब्रेथ, दिस इज पर ब्रेथ। ठीक है, लेकिन एक मिनट के अंदर कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी 6000 से 8000 ml पर मिनट, या 6 लीटर से 8 लीटर हम बोल सकते हैं पर मिनट। इज दैट क्लियर? दैट इज द टाइडल वॉल्यूम पर मिनट। डन। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। तो पल्मनरी वॉल्यूम्स ये सिंगल वैल्यूज है। देखो, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, RV सिंगल कंपोनेंट्स है, दीज आर सिंगल वैल्यूज। लेकिन अगर हम इसमें 2 कंपोनेंट्स ऐड कर दें, एक से ज्यादा कंपोनेंट जब होगा तो दैट विल बी कैपेसिटीज। लाइक हियर वी हैव सीन पल्मनरी कैपेसिटीज, इट कंटेन्स मोर देन वन कंपोनेंट, मोर देन वन कंपोनेंट। कैसे? So see, FRC में 2 कंपोनेंट्स, RV प्लस ERV। वाइटल कैपेसिटी में 3 कंपोनेंट्स, TLC में भी ये सारे के सारे कंपोनेंट्स। क्लियर? नाउ कमिंग हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आपने इनहेल कितना किया नॉर्मली? TB, और कितना इनहेल किया? IRV। तो टोटल आप कितना इनहेल कर सकते हो? फोर्सफुली अगर आप इनहेल करने आओ तो टोटल कितना इनहेल कर सकते हो? IC। ठीक है, सो टोटल दैट वी कैन इनहेल आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपायरेशन, टोटल वॉल्यूम दैट कैन इनहेल फोर्सफुली, इनहेल, यहां फोर्सफुली वर्ड होगा, इनहेल फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सहेलेशन, दैट इज IC, TB प्लस IRV। इसी तरह से टोटल कितना वॉल्यूम है जो आप एक्सहेल कर सकते हो आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन। ठीक है, तो कितना कर सकते हैं हम? सी वॉल्यूम ऑफ एयर दैट वी कैन एक्सहेल, एक्सपायर और एक्सहेल। ठीक है, आई होप दैट वी कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। लेकिन एक्सपायर कैसे? फोर्सफुली। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो यहां पे 2 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, EC वुड बी TB प्लस ERV, TB प्लस ERV। इज दैट क्लियर टू ऑल? सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। अब ये सारी चीजें हमें पता कैसे लगती हैं? लाइक हाउ डू वी मेजर दिस? तो इसको मेजर करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होती है विच इज नोन एज स्पायरोमीटर। द नेम ऑफ द डिवाइस इज गाइस स्पायरोमीटर। ठीक है, या फिर इसको हम बोलते हैं पल्मोमीटर, और क्या बोल सकते हैं? पल्मोमीटर। ठीक है, स्पायरोमीटर और पल्मोमीटर। लेट्स रिवाइज दिस, लेट्स क्विकली रिवाइज दिस। सो दिस इज द ग्राफ गाइस। देखो, टाइडल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम का मतलब जो आपने नॉर्मली इनहेल किया, ठीक है, और एक्सहेल किया, कितना होता है टाइडल वॉल्यूम? द वैल्यू इज 500 ml। क्लियर? अब इतना इनहेल किया था, लेकिन इसके ऊपर एक्स्ट्रा भी इनहेल कर सकते हो। तो टाइडल वॉल्यूम के अलावा जो आपने इनहेल किया है, दिस इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये कितना होगा? 25 से 3000 ml। इज दैट क्लियर? चलिए, इसी तरह से आपने एक्सहेल कितना किया है? TB। ठीक है, आपने एक्सहेल कितना किया? दिस इज TB 500 ml। लेकिन इसके अलावा आप और भी एक्स्ट्रा एक्सहेल कर सकते हो। तो जो आप एक्स्ट्रा एक्सहेल करते हो, दैट एक्स्ट्रा एक्सहेलेशन पार्ट इज नोन एज ERV, एंड इसकी वैल्यू रहती है 1000 से 1100 ml। इज दैट क्लियर? नाउ सी, कुछ हवा अभी भी है जो आपके लंग्स के अंदर रह गई, कुछ हवा जो लंग्स में रह जाती है उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। कितनी वैल्यू होगी? 1100 से 1200 ml। ठीक है, जो आपके लंग्स को, आपके एल्वेलाई को कोलैप्स नहीं होने दे रहा। क्लियर? आपके एल्वेलाई का स्ट्रक्चर मेंटेन करेगा। एल्वेलाई में जो हवा रहेगी दैट इज रेजिडुअल वॉल्यूम। इज दैट डन? चलिए, उसके बाद नेक्स्ट, अब टोटल यहां से लेके यहां तक, यानी इनहेल, मैक्सिमम इनहेल कर लिया हमने। सो यहां पे खड़े हम, ठीक है, यहां पे आपने यू होल्डिंग योर ब्रेथ। सो यहां पे मैक्सिमम इनहेल करने के बाद आप क्या क्या एक्सहेल करोगे? IRV, ठीक है, फिर TB,
एंड देन ERV। तो ये तीन कंपोनेंट्स मिला के क्या बनेगी आपकी वाइटल कैपेसिटी। इज दैट क्लियर? इसी तरह से मैक्सिमम एक्सहेल कर लिया, फिर इनहेल करना शुरू करो, ERV देन TV एंड योर वाइटल कैपेसिटी एंड योर IRV। तो ये तीन कंपोनेंट्स मिला के क्या बनते हैं वाइटल कैपेसिटी। डन। और जब वाइटल कैपेसिटी में भी मैं RV मिला दूं तो दिस ब्रिंग्स योर टोटल लंग कैपेसिटी कि आपके लंग्स के अंदर टोटल हवा कितनी कंटेन हो सकती है। इज दैट क्लियर? अब ये सारा हम कैसे मेजर करते हैं? हम मेजर करते हैं स्पायरोमीटर से। सो वी ब्लो आउट एयर, जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, ठीक है, नोज क्लोज करके हम वी ब्रीद आउट, तो उससे हमें पता लगता है कि कितनी एयर किस तरह की ब्रीदिंग में इन्वॉल्व हो रही है। नाउ वन थिंग मोर, देखिए रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है? जो हवा हमेशा लंग्स के अंदर रह जाती है, राइट? तो जो हवा हमेशा लंग्स में ही रह गई उसको तो हम कभी ब्रीद आउट कर ही नहीं सकते। जब हम उसको कभी ब्रीद आउट नहीं कर सकते तो इसका मतलब स्पायरोमीटर जो है इट कैन नॉट मेजर योर रेजिडुअल वॉल्यूम, इजंट इट? तो जिस कंपोनेंट के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आता है आपका स्पायरोमीटर उसको मेजर नहीं कर सकता है। किसको मेजर नहीं कर पाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम को नहीं कर पाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम को भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम में भी RV प्लस ERV होती है, राइट? एंड ऑफ कोर्स TLC को भी ये इस तरह से डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता। इनको हम कैलकुलेट करते हैं इनडायरेक्टली, बट स्पायरोमीटर इन तीन चीजों को, इन तीन कंपोनेंट्स को डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकता, डायरेक्टली नहीं कर सकता। इज दैट क्लियर? सो ये किस किस को मेजर करेगा? ये डायरेक्टली मेजर करेगा टाइडल वॉल्यूम को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को। इज दैट क्लियर? सबको समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये जो हमारी ब्रीदिंग है गाइस, नॉर्मल ब्रीदिंग, आप कितनी बार नॉर्मली ब्रीथ करते हो? 12 से 16 टाइम्स, दैट्स योर ब्रीदिंग रेट। क्लियर? अब ये ब्रीदिंग रेट अगर इंक्रीज हो जाता है तो उसके लिए टर्म यूज होती है टेकीपनिया। उसके लिए क्या है? टेकीपनिया। टेकी वर्ड कहीं पे भी आ जाए इसका मतलब है इंक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट मोर देन 12 से 16 टाइम्स पर मिनट, टेकीपनिया। ठीक है, नॉट गिवन इन NCERT, लिख लीजिए। ठीक है, तो अब कुछ तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट? कुछ तो हमें एक्स्ट्रा करना होगा, 1 से 2%। चलिए, सो नेक्स्ट इज ब्रेडीपनिया। ब्रेडी वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो चीज कम होती है, ब्रेडीपनिया, डिक्रीज्ड ब्रीदिंग रेट। इज दैट क्लियर? सो 12 से 16 टाइम्स से अगर कम हो रही है पर मिनट, दैट इज ब्रेडीपनिया। टेकीपनिया सबको फील हुई है? कब कब आपका ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है? जल्दी से बता दो, कब, जल्दी से सोच लो, कब कब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होता है? लेट मी नो। ठीक है, भाग दौड़ पे पेपर छूटने वाला हो गया है, मैम ने पेपर कलेक्ट करने शुरू कर दिए, लेकिन हमें लास्ट मोमेंट पे या तो हमने किसी से आंसर देख लिया है या हमें याद आ गया अचानक से, वी वांट टू राइट इट, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ता है, हार्ट रेट भी बढ़ता है, इजंट इट? भाग दौड़ के टाइम पे या फिर NCERT के रॉक एंड रोल के टाइम पे ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा इंक्रीज होना चाहिए। मेरा तो हुआ था, बिकॉज आई वॉज डूइंग अ क्विक रीडिंग। क्लियर? सो ओवरऑल ब्रीदिंग रेट किस चीज पे डिपेंड करेगा? ब्रीदिंग रेट इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी चाहिए, राइट? देखो, ब्रीदिंग का पर्पस ही ये है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सहेल करना, इजंट इट? तो कितनी एनर्जी चाहिए? जितनी एनर्जी चाहिए उतना फूड का ब्रेक डाउन होगा, जितना फूड ब्रेक डाउन होगा उतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी उसको निकालना भी तो पड़ेगा, तो जितनी कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है उस हिसाब से ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा। यस, ऑक्सीजन प्लेज लिटिल और नो रोल इन डिसाइडिंग द ब्रीदिंग रेट। तो जो आपकी ब्रीदिंग है वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए है, ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए नहीं। दैट्स व्हाट द फैक्ट इज। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो द नेक्स्ट इज रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, कि कब ब्रीदिंग रेट इंक्रीज होगा, कब ब्रीदिंग रेट डिक्रीज होगा, ये कई लेवल्स पे डिटर्मिन होता है, कई लेवल्स पे इसकी रेगुलेशन होती है। सबसे पहले बात करते हैं नर्वस रेगुलेशन की। तो नर्वस सिस्टम को याद करते ही ब्रेन याद आना चाहिए। ठीक है, तो ब्रेन के जो पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो कि ब्रीदिंग को रेगुलेट करेंगे वो देखो कौन से हैं, पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ठीक है,
जब हम ब्रेन पढ़ेंगे ना, बहुत मजेदार टॉपिक, ठीक है। अब कहोगे कि मैम आप तो हर टॉपिक पे बोल दोगे मजेदार है, बिल्कुल है भाई, ह्यूमन फिजियोलॉजी है ही मजेदार। चलो, तो पार्ट्स ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन के जो 2 पार्ट्स इनमें इन्वॉल्व हैं वो नाम आज जान लो। वन इज पॉन्स वेरोलाई, ठीक है, एंड सेकेंड इज मेडुला ऑब्लंगाटा। मेडुला ऑब्लंगाटा तो सबने नाम सुना है, पॉन्स हो सकता है किसी किसी ने ना सुना हो। तो आज क्लास में हम ये चीज याद करके जाएंगे कि ब्रीदिंग को कंट्रोल करने वाले, ब्रीदिंग रेट को डिटरमिन करने वाले 2 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व होते हैं, पॉन्स वेरोलाई एंड मेडुला ऑब्लंगाटा। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन प्रिपेयर्ड। अब लेट्स ड्रॉ दिस। देखो, इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। मैं सिर्फ एक छोटा सा पार्ट ऑफ द ब्रेन बना रही हूं जिसमें कि ब्रीदिंग रेट को कंट्रोल करने वाले 2 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। सो दिस फर्स्ट पार्ट, दिस इज पॉन्स वेरोलाई एंड दिस पार्ट इज योर मेडुला ऑब्लंगाटा। क्लियर? अब यहां पे देखते हैं, यहां पे पॉन्स वेरोलाई के अंदर 2 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है। दिस पार्ट इज नोन एज न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है, और इस पार्ट को हम बोलते हैं एपिनिस्टिक सेंटर। अगर ये थोड़ा सा भारी लगे तो आप इस पार्ट को मिस कर सकते हो, एपिनिस्टिक सेंटर को, ठीक है। हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है न्यूमोटैक्सिक सेंटर हियर। डन? और मेडुला ऑब्लंगाटा के अंदर गाइस अगेन 2 पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। वन पार्ट इज दिस इज, ये डॉर्सल साइड पे है तो इसको हम बोलेंगे डॉर्सल इंस्पायरेटरी ग्रुप। इज दैट क्लियर? इंस्पायरेटरी ग्रुप। और यहां वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। ये पार्ट्स हैं जो आपके इन्वॉल्व है। अब जब आप एनसीईआरटी से इसको पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में सिर्फ थ्योरी दे रखी है, ठीक है, लेकिन हमने तो हर चीज को डायग्राम्स की हेल्प से समझना है, क्योंकि डायग्राम से चीजें दिमाग में आराम से बैठ जाती हैं। क्लियर? चलिए, सो देखो, ये हैं वो 2 पार्ट्स जो आपको एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखे हुए मिल जाएंगे। अब इसको हम डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो पॉन्स वेरोलाई वाले पार्ट में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, एपिनिस्टिक है, और मेडुला में 2 पार्ट्स हैं, डॉर्सल इंस्पायरेटरी एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। क्लियर? चलो, अब देखते हैं, इनमें से एक चीज आज हमें समझ में आएगी और बाकी की चीज हमें कल समझ में आने वाली है जब हम इसका डिटेल देखेंगे। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर गाइस ऐसा सेंटर है जो कि इनहेलेशन को स्विच ऑफ करता है। इट इज नोन एज द स्विच ऑफ सेंटर फॉर इंस्पायरेशन और इनहेलेशन। नाउ सी, जब आप ब्रीद इन करना शुरू करते हो, आप सिर्फ इनहेल ही नहीं करते हो, एक टाइम के बाद अपने आप एक्सहेलेशन शुरू हो जाती है, इजंट इट? इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, इनहेल, एक्सहेल। आपको याद नहीं करवाना पड़ता, राइट? इट इज योर ब्रेन विच इज टेकिंग कंट्रोल ऑफ दिस। आपका ब्रेन आपकी मसल्स को मैसेज भेजता है कि बहुत इनहेलेशन हो गई, अब इट्स टाइम टू एक्सहेल। इनहेल एंड देन एक्सहेल। तो इनहेलेशन को बंद करवा के एक्सहेलेशन कौन शुरू करवाता है? आपका न्यूमोटैक्सिक सेंटर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखना, क्वेश्चन आता है कि अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर से ज्यादा मैसेज आए तो क्या होगा। अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर से ज्यादा मैसेज आया तो आपकी इनहेलेशन की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, क्योंकि न्यूमोटैक्सिक ने क्या करना है, बस इनहेल नहीं एक्सहेल। तो अगर वहां से ज्यादा मैसेज आ रहा है तो हम इनहेल करना शुरू करते हैं और साथ ही एक्सहेलेशन वो करवा देता है, तो इनहेलेशन को स्विच ऑफ करवाता है। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर से ज्यादा मैसेज आने पे आपकी ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन क्या होगी, कम होती जाएगी। नोट इट डाउन, जल्दी से नोट डाउन कर लोगे। सो एक्सेसिव स्टिमुलेशन ऑफ न्यूमोटैक्सिक सेंटर विल डिक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इनहेलेशन। इज दैट क्लियर? इसी तरह से आपका जो डॉर्सल इंस्पायरेटरी ग्रुप है ये भी इंस्पायरेशन को कंट्रोल करता है। क्लियर? ये कंट्रोल करेगा कि कितनी बार होनी है। अब इस चीज को हम कल दोबारा से डिस्कस करेंगे। क्लियर? ऑल राइट। वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है, नाम से रेस्पिरेटरी ग्रुप, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों को कंट्रोल करता है। कंट्रोल्स बोथ एक्सहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। इज दैट क्लियर? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है दैट इज योर न्यूमोटैक्सिक सेंटर फाउंड इन योर पॉन्स वेरोलाई। इज दैट क्लियर टू ऑल? डन? चलिए आगे देखते हैं केमिकल रेगुलेशन।
तो नर्वस रेगुलेशन ब्रेन का काम है। अब कौन से केमिकल्स हैं जो कि डिटर्मिन करेंगे कि आपका ब्रीदिंग रेट क्या है? मैंने अभी आपको एक बात बोली कि हम ब्रीथ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के लिए, ना कि ऑक्सीजन को इनहेल करने के लिए। एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली एक लाइन लिखी हुई है कि ऑक्सीजन प्लेज वेरी लिटिल और इनसिग्निफिकेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द ब्रीदिंग रेट। लास्ट लाइन पैराग्राफ की। कल दोबारा से हम एनसीईआरटी को पढ़ेंगे एक साथ। चलिए, अब केमिकल रेगुलेशन में देखो कौन से दो केमिकल्स हैं जो इन्वॉल्व हैं। सो वन केमिकल इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकेंड इज H पॉजिटिव आयंस। सो ये H पॉजिटिव आयंस कहाँ से आए, ये हमारा कल का टॉपिक होगा जब हम पढ़ेंगे गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसियस एक्सचेंज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो हमें पता लगेगा कि H पॉजिटिव आयंस कब बने। फिलहाल ये याद रखना कि जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होती है उसको ट्रांसपोर्ट करने के चक्कर में H पॉजिटिव आयंस भी उतने ही बनते हैं। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि नंबर 1, more the CO2 and H positive ions, more is the breathing rate। जितनी CO2 ज्यादा बनेगी उसको निकालने के लिए ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, अगर ये लेस होती है, लेस द CO2 and H positive ions concentration, less is the breathing rate। इसका मतलब ये भी है कि if there is no CO2 inside, there will be no breathing at all। Why? Because ऑक्सीजन का रोल नहीं है। ब्रीदिंग किसके लिए हो रही है? कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए। Is that clear to all? सबको समझ में आया? चलिए, तो ये दो केमिकल्स थे जो ब्रीदिंग का रेगुलेशन करवा रहे हैं। डन? ऑलराइट। इसमें एक चीज और ऐड हम करेंगे, दैट इज मैकेनिकल रेगुलेशन। देखो, एक मैकेनिकल रेगुलेशन भी होता है। मैकेनिकल रेगुलेशन में आएगा हेरिंग-ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। हेरिंग-ब्रूअर्स रिफ्लेक्स। This is the name of two scientists, Hering-Breuer's reflex। देखो, रिफ्लेक्स एक्शन हमेशा एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, राइट। हेरिंग-ब्रूअर्स, इन दोनों ने स्टडी किया। इन्होंने कहा कि आप जब इनहेल करते हो, ठीक है, व्हेन वी इनहेल, तो इनहेल मैक्सिमम इनहेलेशन होने के बाद, यानी इनहेल किया, नॉट दैट IRV वाला, कि जब हम इनहेल करते हैं तो इनहेल करने के बाद आपके जो ब्रोंकाई-ब्रोंक्यूल्स हैं वो इन्फ्लेट कर रहे हैं, राइट, वो भी स्ट्रेच हो रहे हैं। जब उनकी सफिशिएंट स्ट्रेचिंग हो जाती है तो वो मैसेज, उनकी वॉल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो, हमने इनहेल किया तो आपके ब्रोंकाई-ब्रोंक्यूल्स भी क्या हुए? इन्फ्लेट हुए, ठीक है, स्ट्रेच हुए। जब वो स्ट्रेच हो रहे हैं तो उनकी वॉल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं और वो रिसेप्टर्स मैसेज भेजते हैं आपके ब्रेन को, ठीक है। और ब्रेन कहेगा कि अच्छा, काफी स्ट्रेचिंग हो गई, इससे ज्यादा स्ट्रेचिंग कैन बी हार्मफुल, तो चलो इट्स टाइम टू एक्सहेल। बात समझ में आई है? सो क्या हमारा ऑर्डर रहता है कि इनहेलेशन हुई, ठीक है, इनहेलेशन के टाइम पे ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स स्ट्रेच, राइट। तो जब ये स्ट्रेच हो रहे हैं तो इनकी वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं स्ट्रेच रिसेप्टर्स इन देयर वॉल्स। ये मैसेज भेजेंगे, सेंड इम्पल्स टू द ब्रेन, सेंड मैसेज या इम्पल्स टू ब्रेन, ठीक है। और ब्रेन फिर मैसेज भेजेगा वापस, सफिशिएंट स्ट्रेचिंग के बाद ब्रेन मैसेज भेजेगा, ब्रेन सेंड्स मैसेज या इम्पल्स टू स्टॉप इनहेलेशन एंड स्टार्ट एक्सहेलेशन। इट विल स्टॉप इनहेलेशन एंड स्टार्ट एक्सहेलेशन। इज इट क्लियर? अब अगर तुम्हें पिछला टॉपिक समझ में आया है तो जरा ये बताओ कि कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो इनहेलेशन को स्टॉप करवाता था? अब भी हमने पढ़ा था। कौन सा पार्ट ऑफ द ब्रेन है जो इनहेलेशन को स्टॉप करवा रहा था? मैसेज कौन से पार्ट ऑफ द ब्रेन को पहुंचा होगा इनहेलेशन को स्टॉप कराने के लिए? न्यूमोटैक्सिक सेंटर,
Isn't it? तो मैसेज किसको पहुंचा है? न्यूमोटैक्सिक सेंटर को. कहां से पहुंचता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर को? आपके स्ट्रेच रिसेप्टर्स से. इज इट क्लियर? अब ये सारा कुछ क्यों हो रहा है? ताकि ओवर स्ट्रेचिंग ना हो जाए, ओवर इन्फ्लेशन ना हो जाए. इसका मतलब ये जो मैकेनिज्म है हेरिंग ब्रूअर्स रिफ्लेक्स, ये आपका एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है टू प्रिवेंट एक्सेसिव स्ट्रेचिंग. Isn't it? So this is a protective measure. It is a protective mechanism. Protective mechanism to prevent over inflation, prevent over stretching या over inflation. Is that clear? So this is a protective mechanism. सबको समझ में आया? तो 3 हमने मेथड्स किए हैं. 3 वेज में हमारी ब्रीदिंग जो है रेगुलेट होती है. आपका ब्रेन रेगुलेट करेगा और साथ में ये मैकेनिकल रेगुलेशन पार्टिसिपेट करेगी. स्ट्रेच रिसेप्टर से मैसेज पहुंचेगा कि काफी स्ट्रेचिंग हो गई, अब बस करो, अब एक्सहेल करो. क्लियर? और दूसरे भी कौन से पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इन्वॉल्व हैं, ये पढ़े हैं. और कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व हैं जो कि ब्रीदिंग को कंट्रोल कर रहे हैं? वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड H पॉजिटिव आयंस. तो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने के लिए हम ब्रीद इन या ब्रीद आउट करेंगे. इज दैट क्लियर? सो गाइज दैट इज ऑल. ठीक है, कल का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज. कल गैसियस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. गैसेस क्यों ट्रांसपोर्ट हो रही हैं? जो ऑक्सीजन आप एयर इनहेल कर रहे हो, वो वहां से ऑक्सीजन कैसे टिश्यूज तक पहुंचेगी, क्यों पहुंचेगी, ठीक है, ब्लड उसको कैसे ट्रांसपोर्ट करेगा. वी आर गोइंग टू डिस्कस इट ऑल इन टुमारोज लेक्चर. बट बिफोर वी गो, लेट्स हैव अ नीड स्प्रिंट. पेस है तो पूरी स्प्रिंट की तो बात बनती है, राइट? तो लेट्स हैव अ स्प्रिंट. लेट्स हैव फ्यू क्वेश्चन, डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस. सो कंट्रैक्शन गाइस, जल्दी से पढ़ेंगे क्वेश्चन को. जल्दी मैं इसलिए बोलती हूँ, ठीक है, जब हम टॉपिक को समझ रहे हैं तो डेफिनेटली तसल्ली से समझेंगे. लेकिन जल्दी की जरूरत ये है गाइस, क्योंकि हमने टाइम बाउंड काम करना है. चाहे वो आपके बोर्ड एग्जाम्स हो, चाहे वो नीट हो. हमारा एम नीट के लिए ये होता है कि 30 मिनट्स के अंदर हमारे 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी के सॉल्व होने चाहिए. टॉपर की स्पीड ये होती है. सो आर यू रेडी टू डेवलप दैट पेस कि हमारे 30 मिनट्स के अंदर 90 क्वेश्चंस हो जाए? लेट्स कीप प्रैक्टिसिंग एंड आई प्रॉमिस यू, अगर हम इसी तरह से रैपिड क्विजेस डिस्कस करते रहे, स्प्रिंट्स मारते रहे, तो हमें ये मैराथन जीतने से कोई नहीं रोक सकता. इज इट क्लियर? लेट्स गेट टू द क्वेश्चन. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम गाइस इंक्रीजेस. डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है. कॉन्ट्रैक्शन का मतलब वो क्या हो रहा है? फ्लैट हो रहा है. ठीक है, वो फ्लैटन हो रहा है, सॉरी. So it will increase the volume of thoracic chamber in anterior posterior axis. तो हमने पढ़ा है डायाफ्राम नीचे की तरफ जाएगा तो एक्सिस कैसे इंक्रीज हो रहा है? कौन से एक्सिस में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है? एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस. आंसर इज ए. डोर्सोवेंट्रल एक्सिस में कौन इंक्रीज करेगा? स्टर्नम एंड रिब्स, राइट? डिक्रीज तो इसने करना ही नहीं है, डिक्रीज तो गलत हो गया. इसलिए आंसर इज ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so volume of air that remains in the lungs after normal expiration. कौन सा वॉल्यूम ऑफ एयर है जो आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन भी अंदर रहता है? इट इज नॉट सेइंग फोर्सफुल एक्सहेलेशन, इट इज सेइंग नॉर्मल एक्सहेलेशन. तो नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद अंदर रहता है FRV, दैट इज ERV प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम. ERV है आपका 1000 से 1100, RV है 1100 से 1200. सो दिस विल बी अराउंड 2100 ml. तो देखो आंसर किसके आसपास बनता है? 2300 ml. इज इट क्लियर? अगर इसको मैं ये ले लूं और इसको 12 ले लूं तो इट विल बिकम 2300 ml. इज इट क्लियर? चलिए, अब आपके दिमाग में आएगा क्वेश्चन कि मैम अगर वहां पे 22 दे दिया हुआ या ऐसा 21 आ गया या 23 आ गया तो हम क्या मार्क करेंगे? गाइस ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आएंगे कि आपको वो 2100 ml और एक 22 ml दे दें. दे विल ऑलवेज गिव यू वास्ट डिफरेंसेस. Is that clear? So do not worry about that. चलिए, next, lungs are made up of air-filled sacs called alveoli. They do not collapse even after forceful exhalation. जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी breathe out कर लो, वो कभी भी collapse नहीं होते हैं. तो कौन उनके collapse को रोकता है? That is your residual volume. कुछ हवा हमेशा अंदर रह जाएगी जो कि उसके structure को maintain करेगी. Is that clear? चलिए, next question is, which of the following constitute the conduction part of the respiratory system? Now this is based on yesterday's lecture. ठीक है, तो जिसने कल का लेक्चर अटेंड किया है, एनसीईआरटी पढ़ी है, उसको बिल्कुल क्लियरली पता लग रहा होगा कि कौन सा है जो कंडक्शन पार्ट बनाता है. सो कंडक्शन पार्ट बनाया जाता है एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से ट्रेकिया
या एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। एनसीईआरटी की लाइन आज हमने पढ़ी है। Is it clear? Tomorrow also, before starting with the class, we'll have a quick rock and roll with NCERT. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? राइट लंग्स इज ग्रेटर दैन लेफ्ट लंग्स। कल के स्ट्रक्चर के बेस पे तो हमने कल पढ़ा था कि राइट एंड लेफ्ट का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। राइट जो है वो छोटा और मोटा है क्योंकि नीचे क्या आ गया था, लिवर। सो विच इज ट्रू? राइट लंग जो है ग्रेटर है दैन लेफ्ट लंग है। ग्रेटर तो गड़बड़ हो गई। देन स्ट्रक्चरल नहीं, ग्रेटर है, बिल्कुल चौड़ा और बड़ा है, सो यस। देन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वेओलाई, ट्रू, ये भी ट्रू। लंग्स नॉन मस्कुलर होते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। कल हमने पढ़ा था कि लंग्स के अंदर कोई भी मसल प्रेजेंट नहीं है, वो स्पॉन्जी बैग्स हैं जिनके अंदर डक्ट्स और एल्वेओलाई भरे हुए हैं। इसीलिए लंग्स खुद इन्फ्लेट नहीं हो सकते, इसीलिए लंग्स के आसपास जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको इन्फ्लेट या डिफ्लेट करवाना होता है। और वो कौन से स्ट्रक्चर्स आज हमने पढ़े हैं? Ribs, external intercostal muscles and your diaphragm. Clear? चलिए, so which of the statements is true? True पूछा है, answer is all of the above. Next question here. The next question is not the question but a goodbye message that you will keep reading NCERT guys and रोज हम कोशिश करेंगे कि हम पिछले दिन से बेटर हों। ये मेरी लाइफ का एम है। आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं हर रोज आपके लिए कुछ बेटर लेके आऊँ, और तुम्हारी हमेशा कोशिश होनी चाहिए कि हर क्लास के बाद यू फील बेटर। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अटेंडेंस मार्क जरूर कर देना बाय हिटिंग द बेल आइकन। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।